हम सभी को कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज वाले क्लास में हम जो करने वाले हैं वो आपके एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम के लिए साइंस के विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आज हम रिवीजन करने वाले हैं। आज वाली क्लास में जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो रियली बड़े शानदार होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स में एचएसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, एग्जाम्स की शान बनते हैं और बहुत अच्छे लेवल के हैं। सिर्फ पढ़ने वाला स्टूडेंट ही है इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएगा। रटे रटाई ये क्वेश्चंस नहीं है, इजी लेवल वाले क्वेश्चंस नहीं है, बड़े ही शानदार क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जिनको याद है उनको रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं याद है उनके लिए याद करवाने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी और क्लास में ही आप सभी को याद हो जाएगा। एग्जाम में आएगा, अच्छे से आप स्कोर करोगे। क्लास को आराम से देखते रहना, पहले ही क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि सर जी किस लेवल के क्वेश्चंस आज आपको करवाने वाले। देखिए क्या है कि प्राथमिक वितरण वोल्टेज है। प्राथमिक वितरण वोल्टेज कितना है ये अपने को बताना है। प्राथमिक वितरण वोल्टेज यानी कि जो प्राइमरली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वोल्टेज का, वो कौन सा है, कितना है, ये आपको बताना है। बताइए कितना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई 11 केवी, 11 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है जी, 11 किलोवाट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं 11,000 वाली लाइन बोलते हैं ना, तो 11,000 वोल्ट वाली ये जो लाइन हो जाएगी। 11 केवी लिख दे, 11,000 वोल्ट आपको लिख दे, ये होता है प्राथमिक वितरण वोल्टेज वाला। ठीक है, इसके अलावा जो सेकेंडरी होता है जिसका हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, घरों में इस्तेमाल होता है वो होता है 415 वोल्ट का। कौन सा होता है, 415 वोल्ट होता है, जो किसके लिए होता है, घरेलू इस्तेमाल के लिए जो बिजली शेयर की जाती है घरेलू इस्तेमाल के लिए, वो होता है आपका 215। इसके अलावा और आपसे पूछा जाता है, एक होता है 230 वोल्ट का, जो क्या होता है सिंगल फेस। कभी कभी होता है ना लाइट, सिंगल फेस लाइट आ रही होती है, तो क्या हो जाएगा सिंगल फेस है, वो कितने वोल्ट का होता है, वो होता है आपका 230 का। बात समझ में आ गई। 11 किलोवाट है वो प्राथमिक का हो जाएगा, 11,000 वोल्ट हो गया। इसके अलावा 415 वोल्ट है, ये घरेलू इस्तेमाल में होता है, सिंगल फेस में 230 वोल्ट हो जाएगा। ओके जी। इससे अगर आगे बढ़ते हैं कि भाई जहां पर बहुत ज्यादा बिजली की आवश्यकता होती है वहां पर 33 किलोवाट होता है। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका कि अधिक होल्स पाने के लिए सिलिकॉन को किससे डोप किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिक होल्स पाने के लिए, होल्स बनाने के लिए है, वो किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन को किसमें डोप किया जाता है, सिलिकॉन को किसमें डोप किया जाता है। क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। तो ये किसमें डोप किया जाता है, इंडियम में। लेकिन अगर इंडियम ऑप्शंस में नहीं है, बहुत कम बार इंडियम ऑप्शंस में देता है, तो बोरोन आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो बोरोन के अंदर उसको क्या किया जाता है, डिप किया जाता है बोरोन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर होल्स हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर तीसरे के ऊपर चलते हैं। आप बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ये जो दो क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन आते हैं इसलिए करवा दिए हैं। आप देखिए, आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है। क्या है कि साधारणतः एक डीसी जनरेटर का योग है वो किसका बना हुआ होता है। पहले तो डीसी जनरेटर क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर यही नहीं पता होगा कि डीसी जनरेटर होता क्या है, तो फिर आगे कैसे पता करोगे कि योग क्या होता है, किसका बना हुआ होता है। तो जो डीसी जनरेटर होता है वो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। किसको जी, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा, उसको क्या काम करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। कौन, डीसी जनरेटर। विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम किसके द्वारा किया जाता है, डीसी जनरेटर के द्वारा किया जाता है। इसका योग है वो किसका बना हुआ होता है। अगर छोटे हैं, थोड़े कम पैसे वाले हैं, तो उसका जो योग बना हुआ होगा, योग है वो बना हुआ होगा, वो बना होगा कास्ट आयरन से। ठीक है जी, कास्ट आयरन से बना हुआ होगा। लेकिन अगर कोई बड़े साइज का है, बहुत बड़े साइज का है और महंगा है, तो उसका बना हुआ होगा कास्ट स्टील का।
लेकिन मोस्टली इस्तेमाल किसका होता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है, सस्ते वालों का, छोटे वालों का। तो उनका जो बना हुआ होता है वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। योक का मतलब क्या होता है, योक का मतलब आप ये समझ सकते हो, उसकी बॉडी है वो किसकी बनी हुई होती है, बॉडी, ठीक है, तो वो बनी हुई होगी कास्ट आयरन की। लेकिन मान लो कास्ट आयरन ऑप्शंस में नहीं है तो फिर आपको कास्ट स्टील दिखेगा। ये कम इस्तेमाल होता है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कास्ट आयरन, ठीक है, तो ये याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, पानी की अस्थायी कठोरता का, यह क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि यह एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। मैं आपको ये तीसरी बार करवा रहा हूं। पहली बार मैंने टॉपिक में पढ़ाया था, दूसरी बार एक प्रीवियस ईयर पेपर करवाया तब करवाया था, और तीसरी बार ये आ रहा है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। और हाँ, यहीं पे एक बात बता देता हूं, 2-3 दिन के अंदर एक साइंस की मैराथन क्लास आएगी जिसमें बहुत सारे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो उस क्लास को सभी जरूर देखना, 2-3 दिन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, लगभग 3-4 घंटे की होगी, है ना। तो अच्छी क्लास आपके लिए आने वाली है। अब देखिए क्या है, पानी की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, पानी की अस्थायी कठोरता का क्या कारण होता है। तो मैंने आप सभी को समझाया था कि जो पानी की अस्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण होती है, उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं। किसके, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, जिनकी वजह से पानी है उसके अंदर अस्थायी कठोरता आ जाती है। अब यह भी पूछा जा सकता है कि अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, तो पानी को उबालने पर जो अस्थायी कठोरता होती है वो समाप्त हो जाती है। उबालने पर पानी को जब हम गर्म करते हैं ना, अच्छे से उबल जाता है, तो उसमें अस्थायी कठोरता है वो दूर हो जाती है। लेकिन अस्थायी कठोरता पानी से दूर की जा सकती है, स्थायी कठोरता पानी से दूर नहीं होती है। और अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट होते हैं उनके कारण ये हो रही होती है। अब इसमें देख लो कौन सा है, तो इसमें कैल्शियम, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है तो याद कर लेना। और इसकी अस्थायी कठोरता को उबाल कर पानी को गर्म करके अच्छे से उसको दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से अक्सर क्रिकेटरों में ऐंठन होती है, इस परिणाम का क्या कारण है। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे क्रिकेटर, क्योंकि क्रिकेट ज्यादा चलता है इसलिए क्रिकेट का ही एग्जांपल एचएसएससी ने भी लिया है, तो क्रिकेट खेलते रहते हैं तो उनको क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, जो ऐंठन आ जाती है, खिंचाव आ जाता है, वो किसके कारण होता है ये आपको बताना है। होता तो इसलिए है कि भाई जो मांसपेशियां होती हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, क्योंकि क्रिकेटर है वो लगातार मेहनत कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, दौड़ दौड़ के रन ले रहे होते हैं, तो एकदम से उनके अंदर ये क्रैम्प्स आ जाते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है जी। अब बताओ किसके कारण होगा, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है ना वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जिसके वजह से ये होता है। तो क्या हो जाएगा, जो पायरुवेट होता है उसका लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण हो जाना, रूपांतरण का मतलब है बदल जाना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पायरुवेट है उसका लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण हो जाना, ऐंठन हो जाना, जकड़ हो जाती है, ठीक है जी, फिर अच्छे से काम नहीं करता, फिर थोड़ा रिलैक्स करना होता है, फिर जाके सही होता है। तो ये लैक्टिक, ठीक है, लैक्टिक अम्ल है वो शरीर को स्लो बना देता है, ठीक है। आप बोलते हो ना यार पहले तो मैं सही भाग लेता था, अब मुझसे भागा ही नहीं जाता, तो अगर आप काम भी नहीं कर रहे होते हो, रेस्ट करते रहते हो, काफी दिनों से चीजों का इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके अंदर जो ऐंठन आ जाती है वो लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक एसिड है वो जमा हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य औसतन उत्पन्न करता है। अब ऑप्शंस में देखोगे तो आपको पता चल गया होगा किसके उत्पन्न करने की बात कर रहा है, मूत्र की, ठीक है जी, जो पेशाब होता है उसकी बात यहां पर कर रहा है। लेकिन कितना उत्पन्न करता है एक दिन में, ठीक है, एक दिन का यहां पर पूछा गया है क्योंकि प्रतिदिन लिखा हुआ है, तो एक दिन का आपको बताना है कि एक दिन में कितना जो पेशाब है वो आदमी करता है, मनुष्य करता है, तो हो जाएगा 1 से 2 लीटर,
ठीक है जी, कितना हो जाएगा, 1 से 2 लीटर हो जाएगा। और 3 से 5 लीटर के बीच में हमें पानी पीना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा होता है। जिसकी स्किन पे ग्लो नहीं आता, पानी पियो। जिसकी स्किन में ग्लो नहीं आता, एक्सरसाइज करो। जिसको खुद को फिट रखना है, एक्सरसाइज करो और अच्छा खाना खाओ। ठीक है, और अच्छा खाना क्या है, बाकी तो सब कुछ हम खाते हैं हरियाणा वाले, लेकिन हमारे हरियाणा के खाने में क्या है, थोड़ी सी कमी किसकी रहती है, प्रोटीन की कमी रहती है। ठीक है, क्योंकि दूध तो पी लेते हैं, लेकिन इतना दूध नहीं पी सकते कि उससे अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाए। ठीक है, घी में प्रोटीन होता नहीं है, समझ रहे हो, तो इसलिए हमें प्रोटीन ऐड करना चाहिए। ताप का मात्रा क्या है, लेकिन घर वाले चूरमा बना के खिला देते हैं, फिर उसके बाद कुछ खाने की हिम्मत ही नहीं बचती है ना, यही चीज है। ताप का मात्रक क्या हो जाएगा, ताप का आपको मात्रक बताना है, यूनिट है वो आपको बतानी है। तो यूनिट में आपको पढ़ा ही चुका हूं, केल्विन में ताप को मापा जाता है। ताप को किस में मापा जाता है, केल्विन में मापा जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि डेसिबल में किसको मापा जाता है। तो जो ध्वनि होती है, जो शोर होता है, ध्वनि या शोर, उसको किस में मापा जाता है भाई, डेसिबल में मापा जाता है। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम, अपने एचएसएससी ने सभी के वैज्ञानिक नाम पूछे हैं, बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग नाम पूछे गए हैं। तो वैज्ञानिक नाम है वो आपको सारे के सारे याद करके रखने हैं। बताओ बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, बिल्ली का आपको बताना है वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा। तो जो बिल्ली होती है उसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा भाई फेलिस कैक्टस। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, जो फेलिस कैक्टस है वो क्या हो जाएगा, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फेलिस कैक्टस। जो राना टिग्रीना है, ये किसका नाम है, किसका रासायनिक नाम है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये है भाई मेंढक का, किसका हो जाएगा, मेंढक का। और मेंढक किससे सांस लेता, तो त्वचा से सांस लेता, आपको पता होगा। तो मेंढक का नाम हो जाएगा राना ट्रिग्निना। उसके अलावा कैनिस है, ये कैनिस किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन बहुत सारे के आगे लगता है नाम से पहले, यानी कि एक बोल सकते हो कि ये प्रजाति है। ठीक है, तो ये किसकी है, जैसे एग्जांपल में बताऊं, कुत्ता है, कुत्ता हो गया, भेड़िया हो गया, जो एक जैसी स्पीसीज हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल होता है, जो कैनिस है। यानी कि अगर कुत्ते का नाम आपसे पूछे कि कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है, याद नहीं है तो स्टार्टिंग में कैनिस दिखेगा, बिल्कुल। भेड़िए का पूछेगा स्टार्टिंग में कैनिस दिखेगा, इस प्रकार से आप कर देना। ओके, होमो सेपियंस है वो किसका होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछ चुका है, मनुष्य का होता है, मानव का होता है। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, वो होता है होमो सेपियंस। और गाय वाला तो सभी को याद हो गया है होगा। ठीक है, अभी आजकल चला था बहुत ज्यादा, मिथुन है वो है, तो सभी को पता चल गया होगा वो तो। ठीक है जी, तो गाय का कमेंट करके बताना, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे गाय का, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और ऐसे काफी चर्चा में रहा है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में आ जाए। तो यह याद हो गया, बिल्ली का क्या हो जाएगा, फेलिस कैक्टस हो जाएगा, कुत्ते का कैनिस के लिए हो जाएगा, कुत्ता भेड़िए के लिए होमो सेपियंस है, मनुष्य मानव हो जाएगा, और बाकी राणा जी कौन है, मेंढक जी है। हाइड्रोफोबिया रोग है वो होता है, हाइड्रोफोबिया रोग, हाइड्रोफोबिया रोग है वो किसके कारण होता है। तो पहले समझिए हाइड्रोफोबिया रोग होता क्या है, इसमें पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है। किससे लगता है भाई, पानी से डर लगता है, इसमें पानी से डर लगने लग जाता है हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। और ये किसके कारण होता है, ये होता है रेबीज के कारण। ठीक है जी, ये किसके कारण होता है, रेबीज के कारण। अब तो बता दो रेबीज किसके काटने से होता है, यहां पर क्या है, कुत्ते के काटने से। ठीक है, रेबीज किसके काटने से हो जाएगा, कुत्ते के काटने से हो जाता है। लेकिन कुत्ते के अलावा जैसे बिल्ली काट ली, बंदर काट ली, तो भी रेबीज हो सकता है, इसके अलावा टिटनस भी हो सकता है, और भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं। लेकिन मेनली जो रेबीज होता है वो किसके कारण होता है, कुत्ते के काटने से। ठीक है जी, जो हाइड्रोफोबिया रोग है वो किसके, पानी से डर लगना, रेबीज, कुत्ते का काटना। तीनों अलग अलग प्रकार से पूछता है, तो तीनों के तीनों आपको याद कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा में कृषि क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है।
तो इसमें साइंस के साथ साथ हमने कृषि वाले क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं, वो भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है जी। तो आप बताइए कि हरियाणा में कृषि क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो हरियाणा में जो कृषि क्षेत्र हैं उनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो हरियाणा में कृषि क्षेत्र 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है जी, और एक है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर चावल और गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है, जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र होता है वहां पर बागवानी ज्यादा होती है। ठीक है जी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, 18 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ठीक है जी, 18 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जहां पर इसका अध्ययन किया जाता है, कृषि के बारे में अध्ययन किया जाता है। यह भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है। और कृषि क्षेत्रों की संख्या 2। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यह भी कृषि का ही है कि हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जिसको HSDC के नाम से भी जाना जाता है, HSDC के नाम से जाना जाता है। HSDC, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम्स में आती है। तो देखिए H से क्या हो गया? हेडक्वार्टर्स ऑफ, S का क्या हो गया? सीड, D का हो गया डेवलपमेंट और C का हो जाएगा कोऑपरेशन। ठीक है। तो इसको HSDC के नाम से भी जाना जाता है। तो हरियाणा में बीज विकास निगम का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित हो जाएगा? वो हो जाएगा भाई पंचकुला जिले में। कहां पर हो जाएगा? पंचकुला में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको सारे याद होंगे तभी कर पाओगे, अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, एक साथ भी पूछ लेता है, और आजकल जैसे ये सुमेलित वाले क्वेश्चंस आने लग गए हैं तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहां पर आपको चारों के चारों याद हो जाएंगे आज। पहले आप खुद ट्राई कीजिए कि आपको कौन सा याद है या नहीं है, फिर हम आगे देख के बताते हैं आपको। देखिए आविष्कार और आविष्कारक दिए गए हैं। तो प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? प्रोटॉन की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? बताओ, क्या प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी? बिल्कुल ठीक है, प्रोटॉन की खोज है वो रदरफोर्ड के द्वारा है वो की गई थी। दूसरा देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? दिमाग दौड़ाइए थोड़ा सा। तो जो न्यूट्रॉन होता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? चैडविक के द्वारा की गई थी। ये भी बिल्कुल ठीक है, तो याद भी करते जाओ। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, जिनको नहीं याद है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। अब आपका है फोटोन। फोटोन की खोज किसके द्वारा की गई थी? क्या H युकावा के द्वारा की गई थी फोटोन की खोज? तो फोटोन की खोज है वो इसके द्वारा नहीं की गई थी। फोटोन की खोज की गई थी मैक्स ब्लॉक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? मैक्स ब्लॉक है उसके द्वारा है वो फोटोन की खोज की गई थी, मैक्स ब्लॉक के द्वारा। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, हमें यही बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है। लेकिन ये और याद कर लो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जे थॉमसन के द्वारा है वो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। ठीक है, प्रोटॉन की रदरफोर्ड के द्वारा, न्यूट्रॉन की चैडविक के द्वारा, फोटोन की मैक्स ब्लॉक के द्वारा, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है जी। चलिए, अलग अलग आपके एग्जाम्स में पूछता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे विज्ञान संबंधी। और अगर साइंस में ये क्वेश्चंस नहीं आया तो रीजनिंग में आएगा, लेकिन ये अध्ययन वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, साइंस में और रीजनिंग में, दोनों में से किसी में पूछा जाएगा। देखिए क्या है कि शैवालों के अध्ययन का संबंध विज्ञान को क्या कहा जाता है? संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? यानी कि कहने का अर्थ है जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? शैवालों के अध्ययन को। तो जो शैवालों का अध्ययन है वो किसमें किया जाता है भाई? फाइकोलॉजी में। किसमें किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। जो शैवाल होते हैं, शैवाल आपने देखा होगा ना, जहां पर बहुत काफी समय तक पानी भरा रहता है तो फिर वो हरे हरे कलर का, वैसे काफी प्रकार के होता है लेकिन अपने कौन सा है वो हरे हरे कलर का दिखाई देता है, वो क्या होता है? शैवाल होता है। और उसका जो अध्ययन किया जाता है वो फाइकोलॉजी में कहा जाता है, और काफी न्यूट्रिशंस उसमें होते हैं। ठीक है, लेकिन अपने मत खाना भाई, क्या पता खराब वाला हो अच्छा वाला हो। ठीक है, जो बिकते हैं ना मार्केट में अच्छे वाले वही खाने चाहिए, अपने वो मिलते नहीं। ठीक है, वैसे बहुत नहीं चाहिए भी नहीं, शैवाल भी कोई खाने की चीज हुई यार।
ठीक है। कंकाल की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, देखो मानव शरीर नहीं लिखा, कंकाल लिख दिया। कंकाल समझते हो ना, हड्डियों का जो ढांचा है हमारे शरीर का, उसको क्या कहा जाता है? कंकाल कहा जाता है। तो कंकाल की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पता है, वही होती है कंकाल के भी। तो वो कौन सी हो जाएगी? फीमर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? फीमर हो जाएगी। जो कहां की हड्डी होती है? जो जांग की हड्डी होती है। किसकी? जांग की हड्डी होती है। सबसे लंबी हड्डी होती है वो जांग की हड्डी होती है। ठीक है जी, अपनी जो ये जांग है उसकी हड्डी होती है सबसे। सबसे छोटी किसकी होती है? कान की होती है। स्टेपिज नामक जो हड्डी होती है वो कान की हड्डी सबसे छोटी होती है। लेकिन एग्जाम्स में ये वाली भी बहुत बार पूछी जा चुकी है कि जो टीबिया होती है वो कहाँ की हड्डी होती है? तो जो टीबिया होती है वो भी हमारे पांव की हड्डी होती है। जांग से जो नीचे वाली हड्डी है, आप देखिए अपनी जांग से जो नीचे वाली हड्डी होती है, घुटने और टखने के बीच की जो हड्डी होती है वो कौन सी है? वो है आपकी टीबिया। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हड्डी है, दूसरे नंबर की। ठीक है जी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी तो ये कौन सी हो जाएगी भाई? ये टीबिया हो जाएगी। ये दूसरे नंबर की है। जो जांग वाली है वो सबसे बड़ी, उससे जो नीचे वाला पोर्शन है आप देखोगे तो वो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएगी? टीबिया। और ये भी पांव की हड्डी है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसको याद कर लेना, मैं हड्डियों वाला चैप्टर है वो पूरा पढ़ा चुका हूं। मानव शरीर कंकाल है वो पढ़ा चुका हूं। और जो मैराथन क्लास आएगी ना उसमें इस चैप्टर का भी रिवीजन होगा। इस चैप्टर वाले भी सारे क्वेश्चंस हैं वो रिवीजन होने वाले हैं। ओके, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी कि जो जीवों से नहीं बनता? प्राकृतिक गैस है वो भी जीवों से बनती है, पेट्रोलियम है जीवों से बनता है, कोयला है वो जीवों से बनता है, लेकिन लकड़ी है वो जीवों से नहीं बनती है, पेड़ से मिलती है हमें। ठीक है जी, पेड़ से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। ये सारे के सारे जीवाश्म ईंधन है जो जीवों के गलने सड़ने से बनते हैं। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? ध्वनि तरंग का वेग है वो किसमें सबसे अधिक होता है? बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ध्वनि तरंग यानी साउंड है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होती है? स्पीड ऑफ साउंड वेव्स हैं उनकी मैक्सिमम किसमें होती है? तो ये ठोस में हो जाएगी भाई। ठीक है जी, किसमें हो जाएगी? ठोस में हो जाएगी। और कभी कभी ऐसे ना देकर कुछ चीजों का नाम दे देगा तो उसमें मोस्टली आंसर क्या होता है? इस्पात होता है। ठीक है जी, उसमें आप चेक कर लेना, इस्पात आपको ठोस मिलेगा। तो इस्पात में है वो अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में। ठोस समझते हो ना, सॉलिड। चलिए, निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर स्थित है? तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी है वो कहां पर स्थित है। तो जो हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी है वो लाडवा में स्थित हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी? लाडवा में। और लाडवा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है भाई। लाडवा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है जी, तो कुरुक्षेत्र लाडवा में हो जाएगी हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अंधकार अनुकूलन समय खालिस्तान की कमी वाले लोगों में बढ़ जाता है। अंधकार, अंधकार मतलब समझते हो? अंधेरा, जिसके सामने अंधेरा आ जाता है, अंधेरा दिखाई देता है, या अंधेरे में नहीं दिखाई देता, ये बोल सकते हो शाम के समय में नहीं दिखाई देता उनको, रात को नहीं दिखाई देता। ठीक है, अब बोलोगे सर जी रात को तो किसी को नहीं दिखाई देता। भाई कम तो दिखाई देता है ना, आसपास की चीजें तो दिखाई देती है। तो ऐसा ही है कि इनको नहीं दिखाई देता, उनको ये बीमारी हो जाती है। कौन सी? विटामिन की कमी से होती है। विटामिन वाला टॉपिक पढ़ा चुका हूं। तो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है भाई? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रोतोंदी रोग होता है। रोतोंदी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, जिसका मतलब है नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोला जाता है, यानी रात को नहीं दिखाई देता। रोतोंदी रोग है तो रात को नहीं दिखाई देता। तो विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, हड्डियों की कमजोरी नामक रोग हो जाता है।
आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी। तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे, और साथ में आपको यह भी बताना है कि कौन कौन से जिले थे, उन जिलों के बारे में आपको बताना है। ये आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन है, जो आप सभी बोलते हो सर जी होमवर्क क्वेश्चन दिया करो। तो सभी को बताना है कि जिलों की संख्या कितनी थी, और इसके साथ साथ आपको यह भी बताना है, उन जिलों के नाम आपको बताने हैं जब हमारा 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था, उस समय जिलों की संख्या कितनी थी। ठीक है जी। और भाई जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, आप बहुत कुछ छोड़ रहे हो, इसमें आपको हरियाणा जीके के बड़े शानदार नोट्स मिलने वाले हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। साइंस और विज्ञान में टॉपिक वाइज भी हैं और मिक्स वाला भी है। जिनका विज्ञान में स्कोर नहीं हो रहा तो आप विज्ञान वाले नोट्स भी इसी में मिल जाएंगे। इंडिया जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें वो आपको जबरदस्त नोट्स मिलने वाले हैं। और साथ में कंप्यूटर भी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ग्रुप सी वाले भी हैं और 1-2 क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आ सकता है। तो ये सारे के सारे हैं वो नोट्स अपने ऐप पे मिल जाएंगे, और सभी का मिलाकर एक साथ सिर्फ 99 रुपए प्राइस है। जिसको लेना है अपने ऐप पे मिलेंगे, और ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्रवीण कटारिया क्लासेस सर्च करके भी वहां से इसको ले सकते हो। और जिन्होंने ले रखे हैं भाई ईमानदारी से कमेंट करके बता देना, ताकि बाकी स्टूडेंट भी ले पाए कि कैसे लगे, इनका लेवल कैसा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अच्छे से है या नहीं है, जो भी है। आज वाली क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, ये भी कमेंट करके बता देना। जिसने अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम।